आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली का 7वां भाग। सुबह जब मेरी आंखें खुली तब दिन बहुत चढ़ गया था। बाहर धूप फैल गई थी। वो खिड़कियों के पर्दों से छन छन कर मेरे शयन कक्ष में आ रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। देखा, अन्नदाता अभी तक औंधे मुंह फर्श पर पड़े हैं। कैसे उनकी सारी पोशाक गंदी हो गई है। कक्ष में न जाने कैसी दुर्गंध भरी थी। वो फूं फूं करके सांड की तरह सांस ले रहे थे। सांस के साथ उनके दोनों नथुने फूल रहे थे। मूंछों में गंदगी लगकर सूख गई थी और उनका चेहरा सूअर के मुंह की तरह कुत्सित और घृणित लग रहा था। घृणा और विरक्ति के साथ ही क्रोध भी मेरे मन में व्याप गया। मेरी दृष्टि मेरे अंग पर गई। वही रात का जड़ाऊ जोड़ा पहनकर मैं सो गई थी, वो अब भी मेरे अंग पर था। वो सारे अलंकार भी जो रात में जगमग कर रहे थे। इस समय ये पोशाक और ये अलंकार मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे विषैले भुजंग मेरे शरीर में लिपटे हुए हैं। मैंने नोच नोच कर ये सब अलंकार फेंकने आरंभ कर दिए। पोशाक भी उतारकर फेंक दी। मेरा मन हो रहा था कि पेट में कटार भोंक लूं या छत से कूद पड़ूं। इसी समय अन्नदाता की आंखें खुली। एक बार उलट पलट कर वो उठ बैठे। अदब कायदा मैं सब भूल गई। चुपचाप पलंग पर पड़ी उन्हें देखती रही। उन्होंने खड़े होने की चेष्टा की। एक बार तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो अभी फिर गिर पड़ेंगे, परंतु उन्होंने उन्मत्त की भांति दोनों हाथ पसार दिए। मसहरी का डंडा उनके हाथ में आ गया। उसी का सहारा लेकर वो उठ खड़े हुए। एक बार वो मसहरी पर झुके भी, फिर संभल गए। अपनी हथेली मुंह पर रखकर उन्होंने 2-3 जम्हाइयां ली। फिर उन्होंने दोनों हाथों से सिर दबा लिया। ऐसा प्रतीत होता था कि एक एक करके उन्हें रात की सारी बातें याद आ रही थीं। शायद सिर का दर्द उन्हें बेचैन कर रहा था। परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि रात फर्श पर कटी है, तब वो निर्लज की तरह हो होकर हंसने लगे। उन्होंने आप ही आगे बढ़कर झारी से पानी ग्लास में उंडेला और उसे वो गटागट पी गए। जो बचा उसे सिर पर उड़ेल लिया। उन्होंने एक प्रकार से बड़बड़ाते हुए कहा, ओह, सिर दर्द से फटा जा रहा है, रात कुछ ज्यादा पी ली। इतने में उनकी नजर सामने लगे कद्दे आदम आईने की ओर गई। अपनी मूछों को, मुंह को, पोशाक को कै की गंदगी से लथपथ देख उन्होंने नाक सिकोड़कर ऊपर की पोशाक उतार फेंकी और फटे बांस जैसी भर्राई आवाज में किस्नू को पुकारा। किस्नू और केसर ने शयन कक्ष में आकर महाराज की पोशाक बदली, हाथ मुंह धुलाया। मैं पत्थर की मूर्ति की भांति पलंग पर सिकुड़ी पड़ी ये सब देखती रही। जब वो किस्नू के कंधे का सहारा लेकर चलने लगे, तब मेरी ओर देखकर घबराई सी, कुछ झेपी सी आवाज में बोले, कुंवरी से न कहना चंपा। और वो चले गए। कक्ष में रह गई मैं और केसर। हम दोनों एक दूसरे को ताक रही थीं। हमारी उस नज़र में बहुत से प्रश्न थे, बहुत से उत्तर थे, बहुत से चित्र थे, बहुत सी झांकियां थीं अपने भूत और भविष्य की। हम दोनों जन्म अभागिन नारियां जो एक दूसरे को असीम प्यार करती थीं, एक दूसरे पर असीम विश्वास करती थीं, यहाँ सर्वथा असहायावस्था में पराश्रित उपस्थित थीं। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अथाह समुद्र में डूबे जा रही हूँ। मेरा कोई रक्षक नहीं है, कोई सहायक नहीं है। जैसे जीवन का चिराग बुझ गया हो और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा हो। एक ही दिन में मेरा सारा सुहाग समाप्त हो गया। कल मैं कैसे ठाट बाट से आई थी और आज एक एक करके मेरी आंखों में दृश्य घूम गए। वो रंगीन जलसे, नाच, रंग, हीरे मोती, जश्न जगमग और फिर कै और गंदगी से भरी राजा की देह, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, जिसे लोग महाराजा धीराज कहते हैं, जिसका दर्शन ईश्वर के समान पवित्र माना जाता है, जिसकी कृपा दृष्टि से जीवन सफल हो जाता है। वही राजा हमारे भाग्य और सर्वस्व का धनी गंदे कुत्ते की भांति शराब के नशे में बेहोश यहाँ फर्श पर पड़ा रहा। छी छी, कैसी लज्जा की बात है। उस दिन जब गढ़ी में मुझे उनके प्रथम दर्शन हुए थे, कैसे मैंने इन्हें देवता की भांति माना था। ओह, उस दिन ये व्यक्ति कितना महान और मैं कितनी तुच्छ दासी थी। आज तो जैसे वो एक अधम कीड़े से भी निकृष्ट लग रहा था।
राजा के प्रति सारा सम्मान, सारी प्रतिष्ठा का भाव मेरे मन से तिरोहित हो गया। एक ऐसी घृणा और वितृष्णा से मेरा मन भर गया कि जिसका अंत न था। पर हर बार मुझे अपनी असहायावस्था का ध्यान आता था। मैं बारंबार अपनी स्थिति पर विचार कर रही थी। न जाने मेरा अब क्या होगा। मुझे कुछ सूझ ही न रहा था। वो सुनहरा छपरखट जैसे मुझे काट रहा था। महल के रंगीन झरोके ऐसे लग रहे थे जैसे मेरी कब्र हों। जीवन का मुझे बड़ा मोह था। बड़े बड़े हौसले, बड़ी बड़ी हौस, बड़े बड़े चाव मैंने अपने मन मंदिर में सजाए थे। मैं आखिर कच्ची उम्र की एक बालिका ही तो थी। अभी मैंने दुनिया का देखा ही क्या था। और यौवन की देहरी पर पैर पड़ते ही विधि विडंबना से जैसी घटनाएं आ घटी, उन सब ने मेरे विचारों को कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया था। परंतु आज तो मेरी चिंता का ओर छोर न था। मैं नहीं जानती थी कि अब क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा। मैं अब इसी भय से अधमरी हो रही थी कि कुंवरी को मुंह कैसे दिखाऊंगी। मैंने केसर की गोद से मुंह उठाकर कहा, अब क्या होगा केसर? केसर ने धैर्य बंधाते हुए कहा, जो होना होगा हो जाएगा। अब इस तरह सोच फिकर करके जान देने में क्या होगा भला। तू हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल, मैं तब तक रंग महल की ओर जाती हूँ। मैंने भयभीत मुद्रा में कहा, मैं भी चलूं? अभी नहीं, कहकर केसर चली गई और मैं फिर उसी पलंग पर गिर गई, जिसे अब मैं सुख सेज नहीं कह सकती थी। मुझे न भूख थी, न प्यास, न मेरी आंखों में नींद थी। रह रहकर मेरा कलेजा मुंह में आ रहा था। मैं आज माँ को याद कर रही थी। चाहती थी पर लगाकर उड़ जाऊं, अपनी माँ के कलेजे से जा लगूं। परंतु मेरी दशा पर कटे पक्षी के समान थी। पिंजरबद्ध थी मैं असहाय जन्मजात गोली गुलाम, जिसके भाग्य में ही शून्य अंकित होता है। जैसे आज सब कुछ खो चुकी थी। दासियों ने मेरे लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर रखी थीं। वो इस प्रतीक्षा में हाथ बांधे खड़ी थीं कि आज्ञा हो तो वो मेरे कपड़े बदलवाने तथा नित्य कर्म में सहायता दें। परंतु मैंने कह दिया, अभी मैं सोऊंगी, मुझे जगाना मत। मेरे पास कोई आना भी मत। द्वार बंद कर दो और बाहर बैठो। दासियां चली गईं और मैं सोने की व्यर्थ चेष्टा करने लगी। अब भी मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। मतली भी आ रही थी। दासियों से यद्यपि मैंने आने को मना कर दिया था, तथापि किस्नू नाश्ते की ट्रे हाथ में लिए निशंक मेरे शयनागार में घुस आया। ट्रे एक ओर रखकर उसने कोमलम स्वर में कहा, उठिए सरकार, थोड़ा कलेवा कर लीजिए, रात भर परेशान रही हैं। न जाने क्यों उस तत्रु दरोगा का इस तरह बिना आज्ञा शयन गृह में घुस आना मुझे बुरा न लगा। उसकी वाणी भी मुझे बड़ी मीठी लगी। मैंने आंख उठाकर उसकी ओर देखा। आंख से आंख मिलते ही मेरी आंखें नीची हो गईं। मैंने कहा, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी किस्नू, मेरा जी अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा रह सकता है? बाप खानी परेशानी कुछ कम रही? रात भर की धमा चौकड़ी। उठिए, थोड़ा कलेवा करके सो जाइए, तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं, मैं कुछ ना खाऊंगी। वाह, ये भी कोई बात है। उसके आग्रह में एक विचित्र आवेश था। मैंने उसके मुंह की ओर देखा। उसकी गहरी पानीदार आंखों में जैसे एक चमक निकल रही थी। उसने हंसते हुए कहा, बस जरा सा खा लीजिए, सब चीज़ें गर्म हैं। लेकिन नहीं सरकार, नहीं। उसने एक अजब अंदाज से आग्रह किया और नाश्ता चौकी पर मेरे निकट रख दिया। मैंने कहा, अभी तो मैंने हाथ मुंह भी नहीं धोया है। तो मैं गर्म पानी का सागर गमछा ले आता हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। अभी मैं सोऊंगी जरा किस्नू। कलेवा करके सोइए सरकार। इस बार उसने करबद्ध प्रार्थना की। मैं सारी ही दुश्चिंताओं को भूल गई। मुझे हंसी आ गई। मैंने हंसकर कहा, इतनी जिद क्यों किस्नू? सरकार, ये राजा का घर है, हम गुलाम चाकर हैं। राजा की मर्जी कब कैसी हो जाए कौन जानता है। सो जैसा अवसर आए हमें सबके लिए हाजिर रहना चाहिए। हमारे बाप दादे भी सदा से यही करते चले आ रहे हैं, हमें भी यही करना चाहिए। इतना कहकर उसने फुर्ती से एक तकिया मेरे सिरहाने लगा दिया और गंगा सागर में गर्म पानी, गमछा और चिलमनी ले आया। हाथ मुंह धोकर मैंने कलेवा किया। किस्नू ने पान के 2 बीड़े मुझे देकर संतोष की सांस ली। अब सरकार आराम करें। वो गंदे पानी से भरी चिलमची लेकर जाने लगा।
तो मैंने धड़कते कलेजे से कहा, उधर क्या हो रहा है किस्नू? रंग महल में नई रानी बहुत नाराज हो गई हैं। उन्होंने ड्योढ़ियों पर पहरा बैठा दिया है। दरबार से भी उन्होंने मुलाकात नहीं की। अब क्या होगा किस्नू? सब ठीक हो जाएगा सरकार। ये तो राज परिवार में होता ही रहता है। उसने मुस्कुराकर एक भेद भरी दृष्टि मुझ पर डाली। उस दृष्टि ही में जैसे वो मुझे तसल्ली दे रहा था। उसकी बातों से मुझे ढांढस हुआ। जी चाहता था उससे और बातें करूं। वो बहुत अच्छा लग रहा था। किसी मर्द से इस प्रकार बातें करने का ये मेरा पहला ही अवसर था। उसकी विनय, चातुर्य, तत्परता और स्नेह सिक्त आंखों ने जैसे मुझ पर जादू कर दिया था। एक अभूतपूर्व सुख की लहर मेरे मन में उद्विग्नावस्था में भी व्याप गई, पर मेरे मुंह से और बोल न फूटा। वो धीरे से द्वार का पर्दा ठीक करता हुआ चला गया। बहुत देर तक मैं भांति भांति के विचारों में डूबती उतराती रही। फिर मैं सो गई। आँख खुली तो देखा केसर मेरे सिरहाने बैठी अपनी उंगलियों से मेरी लटों के साथ खेल रही है। मैंने छूटते ही उससे पूछा, उधर का क्या हाल है? केसर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसका मुंह सूख रहा था। उसने सूखे कंठ से कहा, कुंवरी ने द्वार पर पहरा बैठा दिया है। दरबार को रंग महल में आने की इजाज़त नहीं है। दरबार को? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या ऐसा भी संभव है? अन्नदाता तो यहाँ के स्वामी और कर्ता धर्ता हैं। कुंवरी भी यहाँ की स्वामिनी है। हमारी तरह गोली गुलाम नहीं है। महाराज ने रात अनीति की। सुहाग रात की सेज का अपमान कर वो नशे की झोंक में यहाँ आ गए। भला ऐसा भी कहीं होता है? तो तूने रात ही उन्हें क्यों नहीं समझाया? क्या उनकी हालत समझने समझाने जैसी थी? तूने देखा नहीं था? फिर बात यहाँ तक बढ़ जाएगी ये मैंने सोचा भी न था। क्या बात बहुत बढ़ गई है? कुंवरी ने गढ़ी में सांडनी भेजी है। तो अब क्या होगा? शायद दाता यहाँ आए। क्या करेंगे दाता? गुस्सा होकर दरबार से लड़ भी सकते हैं। खून खराबा भी हो सकता है। क्या? खून खराबा? ये इज्जत का सवाल है। लेकिन उनकी भला दरबार से क्या बराबरी? क्यों? क्या वो दरबार के ससुर नहीं हैं? संबंधी नहीं है? दरबार हैं तो क्या प्रजा पर अनीति करेंगे? फिर अपनी ही रानी पर? कुंवरी कोई गोली गुलाम नहीं है। राजपूत है। ठिकानेदार की बेटी है। ठिकानेदार तो दरबार के भाई बंद हैं। भाई बंदी में छोटा बड़ा कैसा? भले ही ठिकाना एक ही गांव का हो, भाई बंदी में सब दरबार के बराबर ही हैं। फिर दाता तो बड़े आन बान के आदमी हैं। धुन में आ गए तो अमल आरोग पर आ सकते हैं। सब ठाकुर उनका साथ देंगे। हे भगवान! अमल आरोगने का अभिप्राय है मरने मारने की ठान लेना। बहुत देर तक मैं एकटक केसर की ओर देखती रही। फिर मैंने कहा, तूने कुंवरी से मुलाकात की? कैसे कर सकती थी? रंग महल में तो पंछी भी पर नहीं मार सकता। पहरे पड़े हैं। तूने इत्तला कराई? कुछ सोचकर मैंने कहा, मैं जाऊं तो? नहीं जा पाएगी। दरबार को ही नहीं जाने दिया। तू कैसे जाएगी? पहरे पर कौन है? भूल सिंह हाड़ौत। अकेले? अकेले ही है। वो नंगी तलवार लिए ड्योढ़ी पर मुस्तैद है। भूल सिंह हाड़ौत गढ़ी का आदमी था। दाता उसे मानते थे। वो दाता का संबंधी ही था। बूढ़ा आदमी था। बड़ी बड़ी उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। वो आम आदमियों से ऊंचा था। बड़ा डील वाला। 60 बरस की उम्र पार कर अभी जवान बना था। वो बड़ा हंसमुख था। बचपन में कुंवरी को और मुझे गोद में खिला चुका था। वो बड़ा विश्वासी और दृढ़ निश्चय का राजपूत था। मैंने कहा, भूर सिंह दद्दा अकेले ही पहरे पर हैं। अकेले ही उन्होंने दरबार को रंग महल में नहीं जाने दिया। ऐसा ही तो हुआ। मैं वहीं तो थी। अन्नदाता ने गुस्सा नहीं किया, जिद नहीं की। चुपचाप दद्दा की बात मान ली। चुपचाप क्यों? बहुत हुज्जत हुई। दरबार जब ड्योढ़ियों में घुसने लगे तब हाड़ौत ने तलवार ऊंची करके कहा, घड़ी खम्मा अन्नदाता, हुक्म नहीं है। किसका हुक्म? अन्नदाता ने कहा, रानी जी का अन्नदाता। तो मैं हुक्म देता हूँ, ड्योढ़ी छोड़ दे। मैं रंग महल में जाऊंगा। नहीं अन्नदाता, आप रंग महल में नहीं पधार सकते। मैं हुक्म देता हूँ। मैं मानने से इनकार करता हूँ। ठाकरा, तुम किससे बात करते हो? आप ही से दरबार। तो मेरा हुक्म है।
आपका हुक्म आपके नौकरों पर है अन्नदाता, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, आपका नमक नहीं खाता। मैं भूल सिंह हाड़ौत हूँ, इस समय रानी जी की आज्ञा से यहाँ पहरे पर हूँ। रानी की क्या आज्ञा है? कि रंग महल में कोई ना आने पाए। ये आज्ञा मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए है दरबार, परंतु मैं जाऊंगा। रानी जी के हुक्म को तोड़कर नहीं जा सकेंगे अन्नदाता। मेरे ऊपर रानी का हुक्म नहीं चलेगा ठाकरा। तो अन्नदाता तलवार निकालिए। अरे ठाकरड़े, तू मुझसे तलवार निकालने को कहता है? हाँ, आप ही से कहता हूँ, और ये भी कहता हूँ, ड्योढ़ियों में आपने कदम रखा तो आपका सिर भुट्टे की तरह उड़ा दूंगा। अरे ठाकरे, अरे राजा, धिक्कार है तुझे। जब रंग महल में आने की बेला थी तब तू दासी की चाकरी में जा पहुंचा। तुझे रानी और बांदी की पहचान नहीं, राजपूत की तलवार को भी तू नहीं पहचानता। तूने रानी की मर्यादा भंग की है। राजपूत की बेटी के सुहाग पर तूने बट्टा लगाया है। थोड़ा ठहर राजा, हमारे दादा पधार रहे हैं। वो अपने अपमान का तुझसे बदला लेंगे, और अगर इस राजपूत की तलवार का पानी पीना है तो निकाल तलवार। ये कहकर वो बूढ़ा ठाकुर नंगी तलवार हवा में घुमाने लगा। दरबार कुछ सोच समझकर लौट आए। अब वो बफरे नाहर की भांति अंटशंट बक रहे हैं। दाब, दास, खवास, मुत्सदी, दीवान सब खामोश हैं। सब कानाफूसी कर रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। जी हुजूरिये खुशामदी सब अपनी अपनी बक रहे हैं। मैंने सहमते हुए कहा, क्या दाता आएंगे? कुंवरी की चिट्ठी पाकर वो रुकेंगे? मैं सोचती हूँ कहीं खून खराबा न हो जाए। दाता का मिजाज टेढ़ा है, जब इज्जत की बात आती है तब वो आगा पीछा नहीं देखते हैं। हठात मुझे कुंवरी का ख्याल आ गया। न जाने वो कैसी है, उन्होंने कुछ खाया पिया भी है या नहीं, कौन उनकी इस समय देखभाल कर रहा होगा भला। मैंने कहा, केसर, मैं जाऊंगी, मुझे जाना चाहिए। कैसे जा पाओगी? मैं जाती हूँ, कहकर मैं उठी। जैसी थी वैसी ही एक चादर मैंने पलंग से उठाकर अंग पर लपेट ली और मैं चल दी। केसर ने बाधा न दी, वो भी चुपचाप मेरे पीछे पीछे रंगमहल की ओर चल दी। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए गोली का अगला भाग।